Hi everyone, my name is Richa Singh and I welcome you all to this YouTube channel Study Phile IAS. Today we are going to discuss about yet another important topic of history optional paper 1 for UPSC CSE, that is Arab conquest of Sindh and Al-Biruni. So before going ahead, we should discuss about some important questions which were asked in UPSC examination. Arab conquest of Sindh and Al-Biruni, these are the two topics which are very important as far as history optional paper 1 is concerned for UPSC. और इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं अब तक पूछे गए हैं. रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, दैट इज कमेंट ऑन द वेरासिटी ऑफ अल-बिरूनीज अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो यहाँ पर अब जो अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध है, हालांकि ये जो आपका एक इवेंट है, ये बहुत बड़ा कोई ग्रेट इवेंट नहीं है, बट इट वॉज एन एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया which is very important because it gives us some important information about Indian society, Indian science and civilization. अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के बारे में आज पढ़ेंगे. इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम अल-बिरूनी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अल-बिरूनी से रिलेटेड पूछे गए हैं. अल-बिरूनी की एक बुक थी जिसका नाम था किताबुल हिंद. उसमें अल-बिरूनी ने बहुत सारे जो चीज़ों के बारे में बताया है जिससे हमें उस टाइम के जो इंडियन सोसाइटी और सिविलाइजेशन है उसके बारे में पता चलता है. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी रिगार्डिंग दिस टॉपिक. तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है. तो आइए शुरू करते हैं आज का हम डिस्कशन, जिसमें हम बात करेंगे आज अरब कॉन्क्वेस्ट की. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनिशियल फेजेस ऑफ द अरब कॉन्क्वेस्ट, इंट्रोडक्शन टू इट, और जानेंगे कि जो अरब कॉन्क्वेस्ट है ये कब हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या रीजन्स थे और क्यों ये अरब जो थे वो सिंध रीजन जो था इंडिया को उसको कॉन्कर कर पाए, और इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो हमें इंडियन सोसाइटी पे देखने को मिलता है. अगर बात करें हम अर्ली मिडिवल इंडिया की, तो इंडिया वॉज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ फेनोमिनल चेंजेस इन द डोमेन ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर. बहुत सारे चेंजेस जो है इंडियन की पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी में हो रहे थे अर्ली मिडिवल एज में. उससे हम, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है वहां पर हम एंशिएंट से मिडिवल की तरफ मूव कर रहे थे. बहुत सारे जो बाहरी पावर्स थी, जो पावरफुल डायनेस्टीज थे, रूलर्स थे, वो इंडिया पर अटैक कर रहे थे. नई नई जो आपके कॉन्क्वेस्ट हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. जो आउटसाइडर्स थे उनके अटैक्स जो हैं वो अर्ली मिडिवल इंडिया में स्टार्ट हो गए थे. एंड वन ऑफ जो अटैक है वो आपका अरब्स का भी अटैक है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Politically, there were many powerful Hindu kingdoms in Indian subcontinent which constantly fought against each other for fame and extension of their territories. Many of them were quite extensive and powerful, but because of their internal conflicts, none of them could utilize its complete resources, nor do they unite themselves. ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे मिडिवल, जो अर्ली मिडिवल टाइम का था सिचुएशन था, जो उस टाइम पीरियड का जो रूलर्स थे वो बहुत कमजोर थे. द रूलर्स जो ऑफ दोज पीरियड जो था वो बहुत ही पावरफुल रूलर्स हमें देखने को मिले हैं. लेकिन जो सबसे वीक पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो ये है कि हमें बहुत सारे पावरफुल रूलर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो पावरफुल रूलर्स खुद ही आपस में इतना बिजी थे लड़ाई में कि बाहर से आउटसाइडर जो भी फोर्सेस थी उनकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया. और यही वजह थी कि इंडियन जो रूलर्स थे उनको हारना पड़ा. उनके जो रूल था वो खत्म हो गया, उनके हाथ से जो भी पावर थी वो चली गई और इंडिया पे अरब्स का कंट्रोल हुआ. दिल्ली सल्तनत आई, उसके बाद फिर मुगल्स का कंट्रोल हुआ, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स भी आ गए. तो ये सारी चीजें जो हो रही थी वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल वीकनेस की वजह से हो रही थी. यही टाइम पीरियड है जब अफगानिस्तान में दो हिंदू किंगडम्स रूल कर रहे थे, जाबुल और काबुल में. एट दैट जंक्चर अ न्यू पावर बॉर्न ऑन द अरेबियन सॉइल, प्रोफ्यूजिंग अ डिफरेंट फेथ, Islam. Islam entered India as a political power in the 8th century CE. तो ये जो टाइम है आपका मिडिवल पीरियड का, इस समय अरब में क्या था, एक नया धर्म, एक नई फेथ जो है उसका जन्म हुआ, जिसको इस्लाम के नाम से जानते हैं. और ये इस्लाम का ही जो इंट्रोडक्शन हुआ है अरब वर्ल्ड में, यही कारण है कि इंडिया को इतने सारे कॉन्क्वेस्ट जो मिडिवल इंडिया में है
मिडीवल जो टाइम पीरियड है उसमें देखने को मिले। अरब ने कॉन्क्वेस्ट किया, उसके बाद फिर मोहम्मद घोरी का हमें आक्रमण देखने को मिलता है, महमूद गजनबी का आक्रमण देखने को मिलता है, हमें दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स अलग अलग डायनेस्टीज हैं उनके रूल्स देखने को मिलते हैं। तो इसका जो बेसिक पॉइंट था वो था इस्लाम का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस्लाम के फाउंडर कौन थे, क्या नाम था उनका, और इसका जो इस्लाम ये नया फेथ जो सामने निकल के आया इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, किस बेसिस पे इस्लाम को चारों तरफ फैलाने का एक जो विजन जो है वो ये लोग लेकर चल रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरब एंड इस्लाम की। तो प्रॉफिट मोहम्मद, आपने सुना होगा, काफी फेमस नाम है, प्रॉफिट मोहम्मद ऑफ अरेबिया वॉज अ फाउंडर ऑफ इस्लाम। तो ही वॉज अ फाउंडर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो फाउंडर थे वो थे प्रॉफिट मोहम्मद ऑफ अरेबिया। इनका जो जन्म है, ही वॉज बॉर्न इन 570 CE एंड जो इनकी डेथ हुई है, ही वॉज पास्ड अवे इन 632 CE। तो ये इनका टाइम पीरियड है। 570 में इनका जन्म हुआ है और 632 में इनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने इस्लाम को प्रोपोगेट करने का जो जिम्मेदारी है वो इन्होंने ली थी। इनके हिसाब से ही वांट टू प्रोपोगेट इस्लाम बाई फोर्स एंड बाई पीस, मतलब शांति से अगर कोई इस्लाम मानता है तो मानता है, अदरवाइज हम वॉर के थ्रू उससे इस्लाम मनवाएंगे। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी जो थी वो मोहम्मद ऑफ अरेबिया, प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो लेके चल रहे थे। ही प्रोपोगेटेड इस्लाम बोथ बाई पीस एंड वॉर। पॉलिटिकली जो मुस्लिम्स थे दे फॉर्म्ड वन कॉन्ग्रीगेशन ऑफ फेथफुल, और इस्लाम जो था इस्लाम इंस्पायर्ड अ वॉर लाइक स्पिरिट एंड अ नेशनल कॉन्शियसनेस। वॉर की स्पिरिट जो है इस्लाम ने उसको इंस्पायर किया। इस्लाम इंस्पायर वॉर लाइक स्पिरिट, क्योंकि उसका जो मेन एजेंडा था वो यही था कि हमें इस्लाम को पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, फिर चाहे उसके लिए हमें वॉर का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। और इसके बाद जो भी खलीफाज आए उनका जो मेन एक आइडियोलॉजी लेके चले, तो उनका यही था कि उनको बाई फोर्स इस्लाम को प्रोपोगेट करना है, पूरे वर्ल्ड में प्रोपोगेट करना है। ठीक है, तो इट इंस्पायर्ड अ वॉर लाइक स्पिरिट। आज भी अगर आप देखें तो आपको इसके एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं कि इस्लाम को प्रोपोगेशन कई जगह हमको बाई फोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाई फोर्स इस्लाम का प्रोपेगेशन है। ये आज की बात नहीं है, ये शुरुआत बहुत पहले हुई थी। जैसे जब इस्लाम आया था, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, उसी समय से इसका जो एजेंडा ही था, इसकी जो आइडियोलॉजी ही थी, वही यही थी कि इस्लाम को पूरे वर्ल्ड में फैलाना है और वॉर के थ्रू फैलाना है। पीस के थ्रू फैलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लड़ाई के लिए तैयार है। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी लेके स्टार्टिंग ही इसकी इसी तरीके से हुई थी, और आज भी इसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। अब जो अरब्स थे उन्होंने अपना ये जो न्यू रिलीजन था उसको फोर्स या वॉर के थ्रू फैलाना डिसाइड किया, जिसकी वजह से अरब्स जो थे उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वी सी मैनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमें इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, विद इन अ सेंचुरी, इसी की वजह विद इन अ सेंचुरी द अरब्स एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर। और यही जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, इसी की वजह से जो अरब्स थे उन्होंने अपना बहुत बड़ा एम्पायर जो था वो खड़ा कर लिया था। अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो वेस्ट में अटलांटिक सी से लेके ईस्ट में इंडस रिवर की जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडस रिवर, वहां तक वेस्ट में अटलांटिक सी से लेके ईस्ट में इंडस रिवर तक इनका जो रूल था वो देखने को मिलता है। नॉर्थ में कैस्पियन सी से लेकर साउथ में नाइल रिवर है ना, लॉन्गेस्ट रिवर, तो नाइल रिवर जो है वहां तक इनका जो है हमें देखने को मिलता है पावर। तो वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ इतना बड़ा एम्पायर जो था वो अरब्स ने एक सेंचुरी के अंदर खड़ा कर लिया था। जो प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर्स थे, दी सक्सेसर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, उनको खलीफास के नाम से जाना जाता था। ठीक है, खलीफास बोले या कैलिफ बोले। ठीक है, तो उनको जो भी मोहम्मद के सक्सेसर्स थे उनको खलीफा के नाम से जाना जाता था, उनको खलीफा बोला जाता था। सबसे पहले खलीफा मोहम्मद की डेथ के बाद जो सबसे पहले खलीफा बने वो बने उनके फादर इन लॉ। मोहम्मद के जो फादर इन लॉ थे,
ही वॉज फर्स्ट खलीफा। इनका नाम था अबू बकर। अबू बकर वॉज द फर्स्ट खलीफा आफ्टर प्रॉफेट मुहम्मद। He became the civic head of the Islam, and in course of time he came to be regarded as the deputy of Allah on the earth, invested with spiritual and temporal powers. ऐसा माना जाने लगा धीरे धीरे जो भी उनके फॉलोअर्स थे कि वो अल्लाह के डिप्यूटी हैं, उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं, टेम्पोरल पावर्स हैं। तो इस तरीके की चीजें जो थी उस समय में देखने को मिलती हैं। अबू बकर के बाद एक जो सेकेंड खलीफा हुए उनका नाम था उमर। अब ये जो सेकेंड खलीफा है, सेकेंड खलीफा उमर इसलिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए क्योंकि उमर के टाइम पे ही इंडिया में कॉन्क्वेस्ट होना शुरू हो गया था। इंडिया में अटैक्स उमर के टाइम पे ही काफी सारे जो मिलिट्री अटैक्स एक्सपेडिशंस जो हैं वो भेजे गए थे। हालांकि वो इनिशियल स्टेजेस के जो भी एक्सपेडिशन थे वो फेल हो गए थे। हमारे इंडियन काफी पावरफुल इंडियन रूलर्स थे, उन्होंने इनको हरा दिया था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं हमें भी हार का सामना करना पड़ता है। तो हराने के बाद, 2-4 बार हराने के बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि इंडिया का जो सिंध रीजन था वो अरब्स के कंट्रोल में चला गया। वहां के रूलर्स जो थे उनको हार का सामना करना पड़ा। उमर वॉज द सेकेंड खलीफा, ये आपको याद रखना है। ही वॉज द सेकेंड खलीफा। ही शिफ्टेड हेडक्वार्टर्स ऑफ द खलीफा टू डेमास्कस। इन्होंने जो हेडक्वार्टर था, ठीक है, खलीफास का जो हेडक्वार्टर था उसको डेमास्कस जो था वहां पर शिफ्ट किया। उसके बाद जो अरब्स आए, अरब्स ने ये जो हेडक्वार्टर है उसको फाइनली बगदाद में शिफ्ट किया और बगदाद से ही फिर बाकी जितने भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हैं वो बगदाद से ही शुरू हुए। वहीं से सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजे गए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उमर द अरब्स थॉट ऑफ कॉन्करिंग सिंध रीजन ऑफ इंडिया। उमर का ही टाइम पीरियड था जब जो अरब्स थे उन्होंने ये सोचा कि इंडिया का जो सिंध रीजन है उसको कॉन्कर किया जाए। अब अगर हम बात करें कि अरब्स के दिमाग में इंडिया का जो सिंध रीजन है या इंडिया का कॉन्क्वेस्ट का आइडिया आया क्यों, व्हाट वर द कॉजेस फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्क्वेस्ट के कॉजेस क्या थे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध रीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज इस्लाम। इस्लाम के फेथ का प्रोपगेशन करना, टू स्प्रेड इस्लाम। इस्लाम को उन्हें क्योंकि स्प्रेड करना था पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया का सिंध रीजन भी उसका हिस्सा था, इसलिए उन्होंने आक्रमण किया। पहला रीजन। दूसरा कारण क्या है कि इस्लाम जो था उनको इसे बाय फोर्स स्प्रेड करना था। प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम बाय फोर्स हैड बीन द एम ऑफ ऑल खलीफास, जिसकी वजह से उन्होंने वॉर को चुना इंस्टेड ऑफ पीस। और यही वजह थी कि सिंध रीजन में जो है कॉन्क्वेस्ट, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हमें देखने को मिलता है। अब एक बार अगर आपके हाथ में सत्ता आ जाती है, पावर आ जाती है, देन व्हाट यू थिंक नेक्स्ट इज टू एक्सपैंड योर एम्पायर। अगर आपके पास एक बार आपके पास पावर आ गया तो अभी आप सोचेंगे कि आपकी पावर जो है वो बढ़नी चाहिए। यही यहाँ भी हुआ। लाइक ऑल पावरफुल रूलर्स दे ऑल्सो डिजायर टू एक्सटेंड दियर एम्पायर एंड अटैक ऑन सिंध was also a part of expansionist policy। तो इनकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है, ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से ही सिंध रीजन पे आक्रमण इन्होंने किया, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन्होंने किया, क्योंकि वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है अरब कॉन्क्वेस्ट का, वो ये है कि ये जो कॉज जिसके बारे में बात करने वाले हैं, इस कॉज ने कई सारे रूलर्स को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया है। ब्रिटिशर्स भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए, यूरोपियन पावर्स भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई। इसके पहले भी बहुत सारे आउटसाइडर रूलर्स जो थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। क्यों अट्रैक्ट हुए? बिकॉज ऑफ द फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया। इंडिया के पास बहुत सारी वेल्थ थी, नेचुरल वेल्थ थी, हीरे जवाहरात, इस तरीके की। तो काफी ज्यादा वेल्दी जो रूलर्स रहे हैं हमारे इंडिया में, तो उसकी वजह से बाहर की पावर्स इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई। तो दे अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया बिकॉज ऑफ द फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया। और ये फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया की वजह से उन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया। आपको पता होगा कि 17 बार सोमनाथ मंदिर पे हमला हुआ, आक्रमण हुआ था और वहां का खजाना लूट के ले जाया गया था। तो ये फैबुलस वेल्थ जो थी इंडिया की, कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबल थी आउटसाइड जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट इज टू चेक दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी उस टाइम पे, उनको चेक करने के लिए बहुत सारे जो थे वो वहां पर
जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनको चेक करने के लिए ये सारी चीजें जो है वहां पर हो रही थी। एंड टू सेव गार्ड दियर कमर्शियल इंटरेस्ट। ठीक है, उनके खुद के कमर्शियल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए अरब का कॉन्क्वेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। नाउ अब हमने कॉजेस देख ली है, अब हम देखते हैं कि अरब का इन्वेजन किस तरीके के सिंध में शुरू हुआ। इन्वेजन ऑफ अरब्स इन सिंध रीजन। अगर हम बात करें फर्स्ट अटैक की, तो फर्स्ट अटैक जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है 636 सीई में, जो कि उमर जो खलीफा थे उसके टाइम पे भेजा गया था। तो फर्स्ट अटैक ऑफ अरब्स ऑन द इंडियन टेरिटरीज टुक प्लेस इन 636 सीई, और ये था कैलिफेट या खलीफा उमर के टाइम पे। ही सेंट अ नवल एक्सपेडिशन टू कैप्चर थाने नियर बॉम्बे। बॉम्बे के पास में एक थाने रीजन है, वहां पे उस रीजन को कैप्चर करने के लिए उमर ने एक नवल एक्सपेडिशन भेजा था। लेकिन इनका ये जो अटैक था इसको फेल कर दिया गया। एक बहुत ही पावरफुल राजा थे, तो दिस अटैक वाज फेल्ड बाय अ वेरी पावरफुल किंग। चालुक्यन किंग थे वो, चालुक्य रूलर थे। उनका नाम था पुलकेशिन सेकंड जो रूलर थे, उन्होंने इनके अटैक को फेल कर दिया और अरब्स को भगा दिया वापस से हराकर। फर्स्ट अटैक तो हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट अटैक के बाद ये शांत होकर बैठ जाएंगे, तो अभी आता है सेकेंड अटैक। सेकेंड अटैक आता है आपका 644 सीई में, और ये भी उमर ने ही भेजा है। इस बार ये जो अटैक इन्होंने किया है, इन्होंने वेस्टर्न सिंध रीजन जो है वो माकरान कोस्ट से होते हुए, तो माकरान कोस्ट जो है वेस्टर्न सिंध रीजन में, तो माकरान कोस्ट से होते हुए ये सेकेंड एक्सपेडिशन जो था उमर ने भेजा। इस टाइम पे इस जगह पर इनको फिर से इंडिया के एक पावरफुल रूलर ने हरा दिया था। इस बार ये जो रूलर थे ये प्रतिहार रूलर थे, जिनका नाम था नागभट्ट फर्स्ट। प्रतिहार रूलर नागभट्ट फर्स्ट थे। इन्होंने फिर से अरब के अटेम्प्ट को फेल कर दिया और अरब्स को हरा दिया और उनको वापस भेज दिया। तो ये दो जो एक्सपेडिशन है, इन दो एक्सपेडिशन में अरब्स को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जो थर्ड एक्सपेडिशन है वो भेजा था इराक के राजा मुस्लिम गवर्नर ने। ठीक है, तो द थर्ड एक्सपेडिशन वाज सेंट इन 711 सीई एंड इट वाज सेंट बाय हज्जाज। हज्जाज कौन था? ही वॉज मुस्लिम गवर्नर ऑफ ईरान। ईरान के गवर्नर जो थे, इराक के गवर्नर जो थे उनके द्वारा इसको भेजा गया था। अब हिस्टोरियंस का मानना है कि हज्जाज जो थे, जिनकी वजह से ये एक्सपेडिशन थर्ड भेजा गया था, वो क्या था, तो इराक के रूलर थे। इराक के रूलर ने सिंध के राजा से एक डिमांड रखी कि वो जो समुद्री लुटेरे होते हैं, जो पायरेट्स होते हैं, उनको पनिश करें। लेकिन सिंध के जो राजा थे उन्होंने उनके डिमांड को मानने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इराक के जो राजा थे उनको गुस्सा आया और उन्होंने अपने गवर्नर, जो कि उनके सन इन लॉ थे, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि इनके सन इन लॉ थे, इराक के रूलर हज्जाज के सन इन लॉ थे, इनको भेजा गया ताकि वो जो सिंध के राजा हैं उनको पनिश करें और सिंध को इन्वेड करें, क्योंकि उन्होंने इराक के राजा की बात नहीं मानी। मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही ज्यादा पावरफुल कमांडर था और इसकी वजह से जो कॉन्क्वेस्ट है वो सक्सेसफुल रहा। अब क्योंकि खलीफाज ऑलरेडी 2 बार हार चुके थे, उनको अच्छा मौका मिला। उन्होंने इराक के जो ये गवर्नर थे, खलीफाज ने भी इनको सपोर्ट किया। दिस इन्वेजन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वॉज सपोर्टेड बाई खलीफाज। कासिम ने सक्सेसफुली सिंध पे अटैक किया और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो खलीफाज ऑल्सो सपोर्टेड दिस कॉन्क्वेस्ट। तो खलीफाज अकेले, जो खलीफाज ने अटैक किया था उस पर वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन जब इराक के रूलर ने अपने गवर्नर को भेजा सिंध पे अटैक करने के लिए, तो खलीफाज ने उनको सपोर्ट किया और ये कॉन्क्वेस्ट जो है वो पूरा हुआ। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी कमांडरशिप की वजह से ये कॉन्क्वेस्ट पूरा हुआ, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाया
because he met a tragic and miserable death because of the shrewd manipulation of राजा दाहिर's daughter सूर्य देवी। राजा दाहिर जिनको हराया था उनकी पुत्री थी सूर्य देवी। उनके उन्होंने कुछ चाल चली, कुछ इस तरीके का किया जिसकी वजह से जो खलीफा था जिसका नाम था सुलेमान, जो एक नया खलीफा था उस समय जिसका नाम था सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को एग्जीक्यूट कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। तो ये था अरब का कॉन्क्वेस्ट। 2 कॉन्क्वेस्ट खलीफास के फेल हुए, तीसरे में इराक के जो गवर्नर थे उनकी हेल्प से, मोहम्मद बिन कासिम की हेल्प से वो अरब का कॉन्क्वेस्ट करने में सक्सेसफुल रहे। अगर हम बात करें व्हाट वर द कॉजेज फॉर द सक्सेस ऑफ अरब्स, क्यों वो सक्सेसफुल हो पाए। इसके पहले के 2 कॉन्क्वेस्ट जो थे वो तो आपके फेल रहे, लेकिन 3rd कॉन्क्वेस्ट इतना सक्सेसफुल क्यों रहा। तो उसका कारण था द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सिंध रीजन। द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सिंध रीजन। अब इंटरनल वीकनेस क्या थी। सबसे पहला जो सिंध रीजन है, सिंध रीजन इज जियोग्राफिकली आइसोलेटेड रीजन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया के बाकी हिस्से से जो सिंध रीजन है वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड रीजन है। दूसरा, यहाँ इस जो रीजन है इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, फर्टिलिटी बहुत लो है। फर्टिलिटी लो होने की वजह से प्रोडक्शन बहुत कम होता है। अब अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो खाने के लिए ज्यादा अन्न या अनाज नहीं होगा, जिसकी वजह से जो भी सिंध के रूलर्स थे दोज रूलर्स वर अनेबल टू मेंटेन अ स्ट्रांग आर्मी। भाई अगर स्ट्रांग, देखिए कोई भी अगर राजा होता है वो तभी जीतता है जब उसके पास एक स्ट्रांग आर्मी होती है। आर्मी को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए। ये इस तरीके का रीजन था, सैलिनिटी इतनी ज्यादा थी, फर्टिलिटी इतनी कम थी कि वहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो नहीं हो पाती थी। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आर्मी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग आर्मी को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था और यही कारण था कि इनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो खलीफाज और जो इराक के रूलर्स थे उनकी आर्मीज जो थी वो बहुत स्ट्रांग आर्मीज थी, काफी ज्यादा नंबर में आर्मीज थी और यहाँ की आर्मीज उतनी स्ट्रांग नहीं थी और पावरफुल आर्मीज नहीं थी। नेक्स्ट जो रीजन माना जाता है वो माना जाता है कि जो उस समय राजा थे, किंग जो थे राजा दाहिर, तो दाहिर किंग जो थे उनके पास लैक ऑफ फोरसाइट था। वो नहीं समझ पाए कि ये जो अटैक होने वाला है इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा और किस तरीके से उनको तैयारी करनी है। तो लैक ऑफ फोरसाइट भी एक इश्यू माना जाता है। अनपॉपुलैरिटी भी एक रीजन है। राजा दाहिर जो थे वो अनपॉपुलर रूलर थे सिंध के, ठीक है। तो ये भी एक रीजन माना जाता है, ये भी एक रीजन है इनकी हार का। नेक्स्ट जो है कि ये तो चलिए एक सिंध की तरफ से है कि सिंध इंटरनल वीक था, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड था, सैलिनिटी ज्यादा थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं थी, स्ट्रांग आर्मी नहीं थी। अरब्स क्यों जीत पाए? तो अरब्स इसलिए जीत पाए बिकॉज अरब्स के पास उनके बहुत सुपीरियर कमांडर था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो बिकॉज ऑफ द सुपीरियर कमांडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, सुपीरियर कमांडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी वजह से ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इतना सक्सेसफुल रहा था। और साथ साथ इनके जो मिलिट्री टैक्टिक्स थे, जिस तरीके से जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थे वो बेटर थे रादर देन जो सिंध की आर्मी के पास थे। तो इसकी वजह से अरब जो थे वो सक्सेसफुल रहे इस बार। अब हम बात करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद अरब्स का क्या हाल रहा। क्या सिंध पे कब्जा करने के बाद अरब्स ने फर्दर इंडिया में और अपना जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया या नहीं किया? तो अरब्स फेल्ड टू पेनिट्रेट फर्दर इनटू इंडिया। वो ज्यादा इंडिया में पेनिट्रेट नहीं कर पाए, सिंध रीजन पे उन्होंने कब्जा किया और यहीं से उनकी कहानी खत्म भी हो गई। Arabs' thirst for further conquest was put to an end by the efforts of Chalukya, Rashtrakuta in the western India and Gurjar Pratihara in the northern India. वेस्टर्न इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं, जैसे कि आपके चालुक्य रूलर्स जिनके बारे में पहले भी हमने बात की है, चालुक्य रूलर्स एंड राष्ट्रकूटा रूलर्स। तो ये जो आपके रूलर्स रहे हैं इन्होंने कई हद तक अरब्स को उनके प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने दिया। नॉर्दर्न इंडिया में अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया में रूलर्स रहे हैं गुर्जर प्रतिहार रूलर्स। इन्होंने भी
क्योंकि अब अरब का जब कॉन्क्वेस्ट हुआ तो इनका ध्यान, ये जो रूलर्स थे इनका ध्यान सिंध रीजन पर गया और इन्होंने फर्दर जो भी अरब के अटैक्स थे उनको रोका और आगे अरब्स को अंदर इंडिया में पेनिट्रेट नहीं होने दिया। 750 जो सीई था, इस टाइम पीरियड में जो अरब वहां पर खलीफाज जो हुआ करते थे, एक नई डायनेस्टी आ गई वहां पर जिसको अब्बासिड डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो यहां से भी अरब्स का रूलर्स, अब ये एक क्योंकि नई डायनेस्टी आई है और जो पुराना अटैक हुआ था वो दूसरे खलीफास के द्वारा किया गया था, तो उनके जो ऑफिसर्स थे सिंध रीजन में, जो भी ऑफिसर्स थे उनके बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए थे, जिसकी वजह से अरब्स बाद में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अरब्स का अगर बात करें कि इंडिया के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अरब हैड कॉन्कर्ड सिंध बट द कॉन्क्वेस्ट वॉज ओनली एन एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इस्लाम ट्रम्फ विदाउट रिजल्ट। कि ये जो इनका कॉन्क्वेस्ट हुआ, जीत तो गए लेकिन इसका कोई रिजल्ट इनको नहीं मिला। मोहम्मद बिन कासिम को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, वो मर गए। बाद में अरब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, अंदर वो पेनिट्रेट कर नहीं पाए। तो ये जो एपिसोड है अरब कॉन्क्वेस्ट का, ये केवल एक सिंपल सा एपिसोड है इंडियन हिस्ट्री में, जिससे कि हमें एक आइडिया, एक फोरसाइट मिलता है कि किस तरीके से सिंध रीजन जो था वहां पर पहला कॉन्क्वेस्ट हमें देखने को मिला। बाकी ये कोई ऐसा बहुत बड़ा ग्रेट इवेंट नहीं माना जाता है। इम्पैक्ट की बात करें तो ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। अब जैसे कि अगर कोई बाहर से आएगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इम्प्रेशन, कुछ ना कुछ तो वो छोड़ के ही जाएगा। तो अरब कॉन्क्वेस्ट जो सिंध था, इट डिड नॉट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द क्लोज कल्चरल रिलेशंस बिटवीन द अरब्स एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं था कि अरब कॉन्क्वेस्ट के बाद अरब्स और इंडिया के बीच में काफी क्लोज रिलेशंस जो थे वो एस्टैब्लिश हो गए, लेकिन फिर भी अरब का जो कल्चर था, हिंदू जो कल्चर और सिविलाइजेशन थी, उसका जो प्रभाव है वो अरब कल्चर पे पड़ा। अरब के जो सेटलमेंट्स सिंध और मुल्तान रीजन में देखने को मिलते हैं, उसमें काफी ज्यादा आपको इंडियन वे ऑफ लाइफ का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इंडियन मैथमेटिक्स, वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। तो इंडिया के जो मैथमेटिक्स पे काम हुआ है, इंडिया में जो एस्ट्रोनॉमी पे काम हुआ है, उसको अरब्स ने ट्रांसलेट करवाया अपनी लैंग्वेज में। आर्यभट्ट बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है हमारे हिस्ट्री में। तो आर्यभट्ट ने जो एक किताब लिखी थी सूर्य सिद्धांत, दिस बुक वॉज वन ऑफ सच ट्रांसलेटेड वर्क्स इनटू अरेबिक। इसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था। The large number of Arab traders and merchants settled outside the Muslim occupied territories on the coastal region from the Sindh to Gujarat and Kathiawar। मतलब अरब्स के कॉन्क्वेस्ट के बाद जो अरब ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे, उन्होंने काफी सारे रीजन, गुजरात और काठियावाड़ जैसे रीजन में अपने को सेटल कर लिया। वहां पर वो अपनी मर्चेंट और ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो थे वो उन्होंने कैरी ऑन रखा। इंडियन जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने भी ईरान और इराक के मार्केट्स को एक्सप्लोर किया। अरब ने इंडिया के जो आर्किटेक्ट्स थे उनको एम्प्लॉयड किया और जो भी इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थी, जो भी कॉन्सेप्ट थे, उनको अपने जो स्ट्रक्चर्स थे उसमें जगह दी। ठीक है, अरब ने जो भी अरब रूलर्स थे उन्होंने जो भी बिल्डिंग्स बनाए, जो भी मॉस्क बनाए, उसमें इंडियन कल्चर का इफेक्ट हमें साफ साफ देखने को मिलता है। अगर हम पूरी बात करें ऑन द होल, तो रिलेशंस जो थे अरब के इंडिया के साथ आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, तो ना तो ये रिलेशंस बहुत होस्टाइल थे और ना ही ये रिलेशन बहुत ही क्लोज रिलेशंस थे। बस एक नॉर्मल सा एक इंटरैक्शन जो है वो हमें देखने को मिला है और अरब्स का ऐसा कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर का इफेक्ट अरब जो रूलर्स रहे हैं और अरब जो भी आपके स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स रहे हैं, वहां पर हमें इस चीज को देखने को मिलता है। एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है जिनका नाम है आरसी मजूमदार। वो कहते हैं कि दी अरब्स एक्वायर्ड फ्रॉम द हिंदूज सम न्यू नॉलेज इन द इंडियन रिलीजन, फिलोसफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फोकलोर एंड कैरीड नॉट ओनली टू देयर ओन वे बट ऑल्सो टू यूरोप। मतलब उन्होंने यहाँ पर इंडिया से जो कुछ बहुत कुछ सीखा अरब्स ने, और इसको इन्होंने पूरे यूरोप में फैलाया। तो इंडिया के कल्चर एंड सिविलाइजेशन को यूरोप तक पहुंचाने का जो अगर क्रेडिट जाता है वो अरब्स को जाता है। यहाँ से काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अरब्स जो है यूरोप तक ले गए। तो ये था आपका अरब कॉन्क्वेस्ट के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अल बरूनी एंड अल बरूनीज इंडिया, हिज बुक
किताबुल हिंद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में ही है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। यू विल डेफिनेटली गेट एन रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।